हाँ, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हम इस पूरी गांधीयन प्लान की कहानी को सबसे सरल हिंदी में समझेंगे। और हाँ, मैं सारी बातें आपको समझाऊंगा, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं जिसे सब कुछ जानना है। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो जाएंगे। गांधीवादी योजना, गांव ही हमारा भविष्य। योजना का परिचय और मुख्य विचार। ये जो गांधीयन प्लान है, इसे श्रीमान नारायण अग्रवाल ने 1944 में बनाया था। इस प्लान का नाम गांधीवादी योजना इसलिए पड़ा क्योंकि ये पूरी तरह से महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों, इकोनॉमिक थिंकिंग पर आधारित थी। इस योजना का सबसे बड़ा जोर एग्रीकल्चर, खेती पर था। इनका मानना था कि भारत का विकास शहरों से नहीं बल्कि गांवों से होगा। यह योजना सिर्फ छोटे छोटे काम धंधों, कॉटेज एंड विलेज लेवल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात करती थी। इसका सीधा मतलब था कि यह प्लान बड़ी बड़ी हैवी एंड लार्ज इंडस्ट्रीज, भारी और बड़े कारखाने बनाने के पक्ष में नहीं थी। यह एक ऐसी व्यवस्था चाहती थी जहां गांव सेल्फ कंटेन्ड, आत्मनिर्भर हों और गांवों में ही सारी आर्थिक ताकत हो। डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। गांधी जी की सोच, मशीनों से परहेज। गांधीवादी लोग, गांधीयंस, उस समय की दो अन्य बड़ी योजनाओं एनपीसी, नेशनल प्लानिंग कमेटी और बॉम्बे प्लान से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उनका सबसे बड़ा विरोध 3 बातों पर था। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, जब कुछ लोग दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए फैसले लेते हैं। अर्थव्यवस्था में स्टेट सरकार की डोमिनेंट रोल, ज्यादा दखलंदाजी। और इंडस्ट्रियलाइजेशन, कारखाने लगाने पर ज्यादा जोर देना। गांधी जी का मानना था कि बड़ी मशीनरी, मशीनें, कमर्शलाइजेशन, हर चीज को मुनाफे के लिए बेचना और एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड स्टेट पावर, केंद्र सरकार की ताकत ही मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता के खराब पहलू हैं जिन्हें अंग्रेज, यूरोपियन कॉलोनियलिज्म भारत पर थोप गए थे। उनका विचार था कि भारत की गरीबी का कारण ये नहीं है कि हम बड़े इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, बल्कि इंडस्ट्रियलिज्म इटसेल्फ, खुद यह औद्योगिक व्यवस्था ही गरीबी की जड़ है। कांग्रेस में मतभेद और कुमारप्पा का विरोध। आजादी से पहले कांग्रेस पार्टी भी 1940 तक गांधी जी के विचारों का समर्थन करती थी ताकि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों को जोड़ा जा सके, मोबिलाइज अ मैस मूवमेंट। लेकिन जब कांग्रेस ने एनपीसी बनाई तो पार्टी के विचारों में बदलाव आना शुरू हो गया और वो गांधी जी के विचारों से थोड़ा अलग हटने लगी, टेकिंग अ ब्रेक। एनपीसी की पहली मीटिंग में ही हंगामा हो गया। जेसी कुमारप्पा, जो 15 मेंबर वाली एनपीसी में अकेले गांधीवादी थे, लोन गांधीयन, उन्होंने एनपीसी की ताकत, अथॉरिटी पर सवाल उठा दिया कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर योजना क्यों बना रही है। कुमारप्पा ने कहा कि कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य, नेशनल प्रायोरिटी तो मॉडर्न इंडस्ट्रियलिज्म को रोकना, रिस्ट्रिक्ट बायरर्स और खत्म करना, एलिमिनेट है। नेहरू का समाधान और योजना की जरूरत। जब कोई रास्ता नहीं मिला, इम्पास, तब जवाहरलाल नेहरू को बीच में आना पड़ा, इंटरवीन्ड। नेहरू ने यह कहकर बात को संभाला, नॉर्मलाइज्ड, कि हां, हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बड़े कारखाने को बढ़ावा देंगे, लेकिन शर्त यह है कि वे कॉटेज इंडस्ट्रीज, छोटे घरेलू उद्योगों से कॉन्फ्लिक्ट टक्कर न करें। ये विचारों की लड़ाई, आइडियोलॉजिकल इम्पास, बहुत लंबी चली। इसी वजह से यह जरूरी हो गया कि गांधीवादी सोच को एक अलग और साफ प्लान के जरिए दुनिया के सामने रखा जाए और यही गांधीयन प्लान का जन्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये सरल हिंदी में सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। क्या आप अब एनपीसी या बॉम्बे प्लान के बारे में जानना चाहेंगे ताकि आप इन तीनों योजनाओं की तुलना करके अपने कॉन्सेप्ट्स को और मजबूत कर सकें? जरूर, ये बहुत अच्छा विचार है कि आप एनपीसी और बॉम्बे प्लान के बारे में भी जानना चाहते हैं। इससे आपकी समझ और भी साफ हो जाएगी कि आजादी के समय भारत के नेताओं के सामने कितने अलग अलग रास्ते थे। यहां पर नेशनल प्लानिंग कमेटी, एनपीसी और बॉम्बे प्लान का सरल हिंदी में बच्चों की तरह समझाने वाला और गहरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है ताकि आप तीनों योजनाओं की तुलना कर सकें। 1. National Planning Committee, NPC. एनपीसी का मतलब है नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय योजना समिति। कौन और कब? एनपीसी को 1938 में कांग्रेस पार्टी ने बनाया था और इसके चेयरमैन, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। मुख्य विचार। इसका मुख्य विचार गांधीवादी योजना से बहुत अलग था। एनपीसी चाहती थी कि आजाद भारत का विकास मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन, कारखाने लगाना के जरिए हो। किस पर जोर? ये प्लान बड़ी और भारी हैवी इंडस्ट्रीज जैसे स्टील और मशीनें बनाने वाले कारखाने को सबसे ज्यादा जरूरी मानती थी। सरकार की भूमिका। एनपीसी में यह माना गया कि देश का विकास करने के लिए सरकार को ही सबसे बड़ी और डोमिनेंट रोल, मुख्य भूमिका निभानी चाहिए, यानी सरकार ही फैक्ट्रियां लगाएगी और योजना बनाएगी, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। गांधीवादी मतभेद। गांधीवादी लोग इस विचार के खिलाफ थे। जैसा कि हमने पहले देखा, जेसी कुमारप्पा ने एनपीसी की पहली मीटिंग में ही इसका विरोध किया था। नेहरू ने बीच का रास्ता निकाला,
हम बड़े कारखाने भी लगाएंगे पर वे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सरल भाषा में एनपीसी का सपना था एक ऐसा भारत जो दुनिया के अमीर और ताकतवर देशों जैसा हो, जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हों और सरकार विकास की गाड़ी चलाए। ये आज़ाद भारत का वो रास्ता था जिसे बाद में नेहरू ने अपनाया। 2. The Bombay Plan. बॉम्बे प्लान को 1944 में बनाया गया था, ठीक उसी साल जब गांधीयन प्लान बनी थी। कौन और कब? इसे 8 बड़े इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स, भारत के बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर बनाया था, जैसे JRD टाटा और GD बिरला। यह एक सरकारी योजना नहीं थी, बल्कि प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र के बड़े लोगों की योजना थी। मुख्य विचार? इसका मुख्य लक्ष्य था कि देश की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, यानी हर नागरिक की औसत कमाई को 15 साल के अंदर दोगुना डबल करना। किस पर जोर? बॉम्बे प्लान भी एनपीसी की तरह हैवी एंड लार्ज इंडस्ट्रीज, बड़े और भारी उद्योग पर बहुत जोर देती थी। उनका मानना था कि बड़े कारखाने ही तेजी से विकास ला सकते हैं। सरकार की भूमिका? इन बड़े उद्योगपतियों ने कहा कि शुरुआत में विकास के लिए सरकार को ही बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट निवेश करने पड़ेंगे और अर्थव्यवस्था में ज्यादातर चीजों को नियंत्रित करना पड़ेगा। यह भी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का समर्थन करता था। गांधीवादी मतभेद? गांधीवादी लोग इस पर भी भड़के थे। उनका कहना था कि ये अमीर लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए बड़ी फैक्ट्रियां चाहते हैं, जिससे गांव और गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं होगा। सरल भाषा में, बॉम्बे प्लान एक बिजनेसमैन का प्लान था। यह बहुत तेजी से और बहुत बड़े स्तर पर विकास चाहता था, जहां बड़े बड़े कारखाने और सरकार का शुरुआती नियंत्रण हो, ताकि भारत जल्दी से दुनिया में एक मजबूत आर्थिक ताकत बन सके। तीनों योजनाओं में सबसे बड़ा अंतर, की डिफरेंसेस। यह जानना सबसे जरूरी है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। विशेषता: गांधीयन प्लान, एनपीसी, बॉम्बे प्लान। मुख्य जोर: एग्रीकल्चर, खेती और कॉटेज इंडस्ट्रीज, घरेलू उद्योग। हैवी एंड लार्ज इंडस्ट्रीज, भारी और बड़े उद्योग। हैवी एंड लार्ज इंडस्ट्रीज, भारी और बड़े उद्योग। विकास का आधार: गांव, सेल्फ कंटेन्ड विलेजेस। शहर और बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स, औद्योगिक केंद्र। शहर और बड़े उद्योग। सत्ता संरचना: डिसेंट्रलाइज्ड, सत्ता गांवों में बटी हुई। सेंट्रलाइज्ड, सत्ता केंद्र सरकार के पास। सेंट्रलाइज्ड, सत्ता केंद्र सरकार के पास। लक्ष्य: गांधीयन मूल्यों के आधार पर स्लो और टिकाऊ विकास। मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण और तेजी से विकास। पर कैपिटा इनकम को 15 साल में दोगुना करना। निष्कर्ष: गांधीवादी योजना दिल से गांव की थी और इंसानियत को मशीन से ऊपर रखती थी। एनपीसी और बॉम्बे प्लान दोनों ही मॉडर्न बनने के पक्ष में थीं, लेकिन एनपीसी को सरकार ने बनाया और बॉम्बे प्लान को बड़े उद्योगपतियों ने। क्या अब आपको इन तीनों योजनाओं के बीच का अंतर और बहस अच्छे से समझ आ गई है? क्या आप किसी एक योजना के बारे में और जानकारी चाहते हैं? यह एक बहुत ही शानदार विचार है। मैं आपको ये सारी जानकारी सबसे सरल हिंदी में समझाऊंगा, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं एकदम स्पष्ट हो जाएं। द पीपल्स प्लान 1945। परिचय और निर्माता। द पीपल्स प्लान की कहानी 1945 में शुरू हुई। उस समय भारत आज़ाद होने वाला था और बहुत से लोग सोच रहे थे कि आज़ादी के बाद देश को कैसे चलाया जाए। ये प्लान, योजना किसी और ने नहीं, बल्कि M.N. रॉय नाम के एक बहुत ही रैडिकल ह्यूमनिस्ट लीडर, अग्रणी मानवतावादी नेता ने बनाया था। यह नाम याद रखना। वह उस समय इंडियन ट्रेड यूनियन, भारतीय ट्रेड यूनियन की एक कमेटी के चेयरमैन, अध्यक्ष थे, जिसका काम था युद्ध के बाद देश को रिकंस्ट्रक्ट, पुनर्निर्माण करना। प्लान का मुख्य विचार, कोर कॉन्सेप्ट। यह प्लान एक बहुत बड़े विचार पर आधारित था, जिसे मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, मार्क्सवादी समाजवाद कहते हैं। समाजवाद का मतलब होता है कि देश के महत्वपूर्ण संसाधन, जैसे बड़ी फैक्ट्रीज, कारखाने और जमीन, सरकार या पूरे समुदाय के नियंत्रण में होने चाहिए, ताकि धन और लाभ, वेल्थ एंड प्रॉफिट, कुछ ही अमीर लोगों के पास न रहे, बल्कि सब में समान रूप से बटे। इस प्लान की सबसे जरूरी बात यह थी कि ये एडवोकेट समर्थन करता था कि लोगों को बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जीवन की मूलभूत जरूरतें मिलनी ही चाहिए। मूलभूत जरूरतें क्या होती हैं? ये वो चीजें हैं जिनके बिना कोई जी नहीं सकता, जैसे फूड, खाना, क्लोथ्स, कपड़े, शेल्टर, घर और अच्छा एजुकेशन, शिक्षा। M.N. रॉय का कहना था कि सबसे पहले हर किसी को ये जरूरी चीजें मिलनी चाहिए। क्षेत्रों पर जोर, फोकस ऑन सेक्टर्स।
इस प्लान में एक खास बात यह थी कि इसने दो बहुत बड़े सेक्टर्स क्षेत्रों को इक्वली हाईलाइटेड समान रूप से उजागर किया। 1. एग्रीकल्चरल सेक्टर कृषि क्षेत्र राइट एरो यानी खेती बाड़ी और किसानों का काम। 2. इंडस्ट्रियल सेक्टर औद्योगिक क्षेत्र राइट एरो यानी कारखाने बड़ी इंडस्ट्रीज उद्योग और मशीनें बनाने का काम। प्लान का कहना था कि देश को अमीर और मजबूत बनाने के लिए हमें सिर्फ एक पर नहीं बल्कि इन दोनों पर एक जैसा ध्यान देना होगा। अगर खेती मजबूत होगी तो लोगों को खाना मिलेगा और अगर इंडस्ट्रीज मजबूत होंगी तो देश आगे बढ़ेगा और लोगों को नौकरी मिलेगी। प्लान का प्रभाव और आज की गूंज इन्फ्लुएंस एंड रेजोनेंस। इकोनॉमिस्ट्स अर्थशास्त्री माइनस यानी जो पैसे और देश की अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं माइनस, उनका मानना है कि आजाद भारत में जो सोशलिस्ट लीनिंग्स समाजवादी झुकाव दिखाई देता है उसकी शुरुआत इसी पीपल्स प्लान से हुई। यानी सरकार ने लंबे समय तक गरीबों और जरूरतमंदों को मदद देने वाली योजनाएं जो बनाई उसका बीज इस प्लान में था। क्या आप जानते हैं कि यह प्लान आज भी कितना रेलेवेंट प्रासंगिक है? 1990 के दशक में भारत में बहुत बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर्थिक सुधार शुरू हुए थे। उस समय एक स्लोगन नारा बहुत मशहूर हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विद द ह्यूमन फेस, मानवीय चेहरे के साथ आर्थिक सुधार। इसका मतलब था कि हम देश की अर्थव्यवस्था को बदलेंगे और मार्केट बाजार के लिए दरवाजे खोलेंगे, लेकिन साथ ही इंसानों और गरीबों का ध्यान रखेंगे ताकि किसी को नुकसान न हो। आपका दिया हुआ टेक्स्ट पाठ कहता है कि यह नारा भी पीपल्स प्लान की भावना से इंस्पायर प्रेरित था। इसके अलावा बाद में बनी कई सरकारों जैसे कि यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, यूनाइटेड फ्रंट सरकार और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स न्यूनतम साझा कार्यक्रम माइनस यानी उनके काम करने की लिस्ट माइनस में भी इस प्लान के विचार की रेजोनेंस गूंज दिखाई देती है। सीधी भाषा में एमएन रॉय का यह प्लान हमें सिखाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक विकास तो जरूरी है, लेकिन इंसानियत और गरीबों की मदद हमेशा सबसे पहले आनी चाहिए। क्या आप अब द बॉम्बे प्लान के बारे में जानना चाहेंगे, जो उसी समय का एक और जरूरी प्लान था? यह एक बहुत ही बेहतरीन विषय है। आप द सर्वोदय प्लान और डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग विकेंद्रीकृत योजना के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। मैं आपको हर एक बात, हर एक डिटेल विस्तार सबसे सरल हिंदी में समझाऊंगा, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अवधारणाएं क्रिस्टल क्लियर एकदम स्पष्ट हो जाएं। सर्वोदय योजना द सर्वोदय प्लान 1950 की पूरी कहानी। ये प्लान योजना भारत के विकास का एक ऐसा सपना था जो दिल्ली या मुंबई से नहीं बल्कि गांवों से शुरू होता था। 1. योजना का समय, निर्माता और आधार। द सर्वोदय प्लान सर्वोदय योजना जनवरी 1950 में सामने आई। यह तब हुआ जब देश की सरकार अपनी बड़ी आधिकारिक 5 ईयर प्लान्स पंचवर्षीय योजनाओं की तैयारी कर रही थी। यह प्लान किसी सरकारी कमेटी ने नहीं बल्कि एक अकेले व्यक्ति जयप्रकाश नारायण ने तैयार किया था, जो एक बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर, समाजवादी नेता थे। सर्वोदय का मतलब होता है वेलफेयर ऑफ ऑल, सबका कल्याण। इस प्लान के विचार महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे की सोच से लिए गए थे। गांधी जी की दो बड़ी बातें थीं। 1. कंस्ट्रक्टिव वर्क्स बाय द कम्युनिटी, समुदाय द्वारा रचनात्मक कार्य, यानी गांव के लोग खुद मिलकर स्कूल बनाना, कुआं खोदना जैसे अच्छे काम करें। 2. ट्रस्टीशिप, न्यासधारिता, यानी अमीर लोग अपनी संपत्ति को सिर्फ अपना न समझें बल्कि समाज की धरोहर मानकर उसका ट्रस्टी, देखभाल करने वाला बनकर समाज के भले के लिए इस्तेमाल करें। 2. योजना की मुख्य बातें, गांव को मजबूत करना। सर्वोदय प्लान की सोच बहुत सरल और सीधी थी। यह प्लान चाहता था कि भारत ऐसे विकास करे। एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर, सबसे पहले खेती बाड़ी एग्रीकल्चर पर सबसे ज्यादा फोकस जोर दिया जाए। एग्री बेस्ड स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े फैक्ट्रीज, कारखानों की बजाय छोटे और कुटीर इंडस्ट्रीज उद्योग लगाए जाएं। ये उद्योग खेती के सामान का इस्तेमाल करें, जैसे गांवों में हथकरघा या तेल पेरने की मशीनें। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, देश को किसी और देश से फॉरेन कैपिटल, विदेशी धन या फॉरेन टेक्नोलॉजी, विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें खुद ही सब कुछ बनाना चाहिए। लैंड रिफॉर्म्स, जमीन के बंटवारे में सुधार हो ताकि जमीन का एक टुकड़ा उन गरीब किसानों को भी मिल सके जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। सेल्फ डिपेंडेंट विलेजेस, गांव इतने मजबूत हों कि वे अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सकें। 3. सबसे जरूरी विचार, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, विकेंद्रीकृत योजना।
यह इस प्लान की सबसे महत्वपूर्ण बात थी। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है पावर शक्ति को दिल्ली या राज्य की राजधानियों से खींचकर गांवों तक पहुंचाना। पार्टिसिपेटरी का मतलब होता है प्लानिंग योजना बनाने में केवल सरकारी अफसर नहीं बल्कि गांव के लोग खुद भी शामिल हों। जयप्रकाश नारायण का कहना था कि गांव की समस्याओं को गांव के लोग ही सबसे अच्छे से जानते हैं, इसलिए उन्हें ही अपनी विकास योजना बनाने और उसे लागू करने का अधिकार मिलना चाहिए। 4. विरोध और आलोचना, द कॉन्फ्लिक्ट एंड क्रिटिसिज्म। आजादी के बाद भारत सरकार ने सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग केंद्रीकृत योजना का रास्ता चुना, यानी सारा पावर दिल्ली में रखा। इससे जेपी बहुत नाराज हुए। क्रिटिसिज्म, आलोचना। अर्ली 1960, शुरुआती 1960 के दशक तक जेपी ने इंडियन प्लानिंग प्रोसेस, भारतीय योजना प्रक्रिया की कड़ी क्रिटिसिज्म, आलोचना शुरू कर दी। मेन प्रॉब्लम, उन्होंने कहा कि योजना में सेंट्रलाइजिंग नेचर, केंद्रीकरण की प्रकृति बढ़ती जा रही है और पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी कम, डाइल्यूशन होती जा रही है। द पावर स्ट्रक्चर, जो लोग पहले से एस्टैब्लिश्ड पावर स्ट्रक्चर, सत्ता की स्थापित संरचना में थे, जैसे MLAs, MPs, बड़े ब्यूरोक्रेसी माइनस सरकारी अफसर और स्टेट लेवल पॉलिटिशियंस, राज्य स्तर के नेता, उन्हें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विचार पसंद नहीं था। वे नहीं चाहते थे कि उनकी पावर गांव के लोगों के साथ शेयर साझा हो। 5. सरकारी अनदेखी और कमेटी की सलाह, डिसरिगार्डिंग एडवाइस। द कमिटी इस समस्या को देखकर 1961 में जयप्रकाश नारायण कमेटी बनी। इस कमेटी ने भी सेंट्रलाइजिंग नेचर के खिलाफ ऑब्जर्व टिप्पणी किया। द एडवाइस, कमेटी ने कहा कि जब सरकार ने पंचायती राज, गांव की स्थानीय सरकार को प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, योजना बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी दे दी है, तो अब केंद्र सरकार के लिए हर छोटे सब्जेक्ट वाइज, विषयवार इंडिविजुअल एलोकेशंस, अलग अलग फंड जारी करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन वो फुट्स, सरकार ने इस हम्बल एडवाइस, विनम्र सलाह को डिसरिगार्ड, नजरअंदाज कर दिया। बाईपासिंग पंचायत्स, सरकार ने SFDA, DPAP, ITDP जैसी कई बड़ी सेंट्रल स्कीम्स, केंद्रीय योजनाएं शुरू की। ये सभी योजनाएं टोटली आउटसाइड द परव्यू ऑफ पंचायत्स, पूरी तरह से पंचायतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखी गईं। यानी गांवों के लिए योजनाएं तो बनती थीं, लेकिन गांव की पंचायत को उनमें कोई से हस्तक्षेप नहीं था। 6. जेपी के विचारों की जीत, द फाइनल विंडिकेशन। जेपी के विचारों की जीत हुई, लेकिन इसमें बहुत समय लगा। द अमेंडमेंट्स, यह तब हुआ जब 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स, 73वें और 74वें संशोधन किए गए। द एक्सेप्टेंस, इन अमेंडमेंट्स के बाद लोकल बॉडीज, स्थानीय निकायों, गांव में पंचायत और शहरों में म्यूनिसिपैलिटी की रोल, भूमिका और इंपॉर्टेंस, महत्व को ऑफिशियली एक्सेप्टेड, आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया। द विंडिकेशन, जब लोकल बॉडीज को संवैधानिक रूप से शक्ति मिली, तब जाकर जयप्रकाश नारायण के विचार विंडिकेटेड, सही साबित हुए। आज आपकी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को जो शक्ति मिली है, उसकी नींव जयप्रकाश नारायण ने 1950 में ही सर्वोदय प्लान के जरिए रख दी थी। क्या आप अब इन 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे कि इन्होंने पंचायत को वास्तव में कौन कौन सी शक्तियां दी? ये रहा आपके दिए गए पाठ का सबसे सरल हिंदी अनुवाद और विस्तृत व्याख्या, जैसे मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। योजनाबद्ध विकास की कहानी, द स्टोरी ऑफ प्लान डेवलपमेंट। 1. योजना की बढ़ती मांग, द ग्रोइंग डिमांड फॉर प्लानिंग। 1940 के दशक तक भारत के प्लान डेवलपमेंट, योजनाबद्ध विकास की जरूरत का विचार बहुत ज्यादा पॉपुलर, प्रचलित हो गया था। हर कोई चाहता था कि देश को बेहतर बनाने के लिए एक रोड मैप, विस्तृत योजना हो, न कि सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ दिया जाए। लोगों और नेताओं के इसी जोर, पॉपुलर प्रेशर के कारण उस समय की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश सरकार को इस दिशा में कुछ छोटे मोटे प्लान्ड एक्शंस, योजनाबद्ध कार्य शुरू करने पड़े। इस दशक में हमें कई एरिया स्पेसिफिक रिपोर्ट्स, क्षेत्र विशिष्ट रिपोर्ट देखने को मिली। इसका मतलब है कि उन्होंने पूरे देश की एक बड़ी योजना नहीं बनाई, बल्कि अलग अलग समस्याओं पर ध्यान दिया। 2. 5 महत्वपूर्ण रिपोर्टें, 5 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स। ये कुछ खास रिपोर्ट्स थीं जिन्होंने आजाद भारत की नींव रखी। गैडगिल रिपोर्ट ऑन रूरल क्रेडिट, ग्रामीण ऋण पर गैडगिल रिपोर्ट। ये रिपोर्ट गांव में रहने वाले फार्मर्स, किसानों को क्रेडिट, कर्ज या उधार कैसे मिले, इस पर थी। यह देखा गया कि किसानों को आसानी से और सस्ते में लोन कैसे दिया जा सकता है ताकि वे महंगे स्थानीय साहूकारों से बच सकें। खेरागत रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कृषि विकास पर खेरगत रिपोर्ट।
इस रिपोर्ट का फोकस केंद्र खेती को डेवलप विकसित करने पर था, यानी बेहतर बीज, नए उपकरण और अच्छी तकनीक का उपयोग करके ज्यादा फसल कैसे उगाई जाए। कृष्णमाचारी रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चरल प्राइसेस, कृषि कीमतों पर कृष्णमाचारी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फसलों की प्राइसेस, कीमतों को स्टेबल, स्थिर और फेयर उचित रखने के तरीके बताए गए थे, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिल सके और उन्हें नुकसान ना हो। सराया रिपोर्ट ऑन कोऑपरेटिव्स, सहकारिता पर सराया रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कोऑपरेटिव सहकारी संस्थाओं पर थी, जहां छोटे किसान या कारीगर मिलकर काम करते हैं और लाभ बांटते हैं। इससे उन्हें बाजार में बड़ी ताकत मिलती है। अ सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स ऑन इरिगेशन, सिंचाई पर रिपोर्टों की एक श्रृंखला। ये कई रिपोर्टें थीं जो इरिगेशन, सिंचाई यानी खेतों तक पानी पहुंचाने के तरीकों पर थीं। इनमें कैनाल्स, नहरों और जमीन के नीचे के पानी, ग्राउंड वाटर के उपयोग के बारे में बताया गया था, ताकि किसान सिर्फ बारिश पर निर्भर न रहें। 3. इन रिपोर्टों का महत्व, द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज रिपोर्ट्स। एक तरफ तो ये सभी रिपोर्ट्स बहुत ग्रेट केयर, बहुत ध्यान से और ड्यू स्कॉलरशिप, पूरी जानकारी और ज्ञान के साथ तैयार की गई थीं। लेकिन इसका दुखद पहलू ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सरकार में इन्हें इम्प्लीमेंट, लागू करने का हार्डली एनी ज़ील, कोई उत्साह या जोश नहीं था। उन्होंने इन्हें बनाया पर काम में नहीं लिया। मगर जब भारत इंडिपेंडेंट, आज़ाद हुआ तो ये सारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। आज़ाद भारत ने जब अपनी प्लानिंग योजना शुरू की तो इन पुरानी रिपोर्ट से बहुत बेनिफिट, फायदा मिला। हमारी पहली पंचवर्षीय योजनाओं में इन्हीं चिंताओं, एरियाज ऑफ कंसर्न्स को शामिल किया गया था। 4. योजना के मुख्य नियम, आम सहमति, मेन रूल्स ऑफ प्लानिंग, जनरल एग्रीमेंट। आज़ादी से पहले ही देश के कई बड़े और अलग अलग समूह, जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अधीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी और बड़े प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट्स, प्रमुख उद्योगपति, इन सब में 3 मुख्य बातों पर सहमति थी। ये नियम एक एवोल्यूशनरी मैनर, धीरे धीरे विकास के तरीके से बने, 20 सालों 2 डेकेड्स की लंबी बातचीत, डिलिबरेशंस और विचार विमर्श से। पहला नियम, सेंट्रल प्लानिंग एंड एक्टिव स्टेट रोल। एक सेंट्रल प्लानिंग, केंद्रीय योजना होनी चाहिए जिसे स्टेट सरकार ही बनाए और उसमें एक्टिव पार्ट, सक्रिय भूमिका निभाए। इसका सबसे बड़ा लक्ष्य लोगों के स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, जीवन स्तर को बहुत तेजी से, रैपिड राइज, ऊपर उठाना था। दूसरा नियम, कंट्रोल्स एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। जरूरी था कि कंट्रोल्स एंड लाइसेंसिंग, नियंत्रण और लाइसेंसिंग हो। इसका मतलब है कि सरकार तय करे कि किस कंपनी को क्या बनाने की इजाजत मिलेगी। इससे पैसा, इन्वेस्टमेंट्स उन्हीं जरूरी क्षेत्रों, डिजायर्ड चैनल्स में लगाया जाए जहां देश को जरूरत है, और यह भी सुनिश्चित हो कि धन और सामान का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, निष्पक्ष बंटवारा हो। तीसरा नियम, बेसिक इंडस्ट्रीज। हर क्षेत्र का बैलेंस डेवलपमेंट, संतुलित विकास जरूरी था, लेकिन बेसिक इंडस्ट्रीज, बुनियादी उद्योग जैसे स्टील, बिजली और बड़ी मशीनरी को स्थापित करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी था। तय हुआ कि इन बड़े और जरूरी उद्योगों को चलाने में स्टेट ओन्ड एंड स्टेट मैनेज्ड एंटरप्राइजेस, सरकारी स्वामित्व और प्रबंध वाले उद्यमों की इंपॉर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सिर्फ एक चीज पर असहमति थी, किस क्षेत्र को पब्लिक सेक्टर, सरकारी क्षेत्र को दिया जाए और किस क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र को। 5. शुरुआती योजनाओं की कमियां, लिमिटेशंस ऑफ अर्ली प्लान्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई योजनाएं, बॉम्बे प्लान, बॉम्बे योजना और अन्य योजनाएं, सिवाय एनपीसी और सर्वोदय प्लान के गंभीर कमियों, सीरियस लिमिटेशन से जूझ रही थीं। भविष्य की अनिश्चितता। जब ये योजनाएं बनी तब ये तो पता था कि जल्द ही ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण होगा, ब्रिटिश चले जाएंगे, लेकिन फ्यूचर गवर्नमेंट, भविष्य की सरकार का एग्जैक्ट फॉर्म, ठीक स्वरूप क्या होगा, ये कोई नहीं जानता था। असंगठित विचार। ये योजनाएं ज्यादातर अलग अलग एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों के विचारों, प्रपोजल्स का संग्रह थीं, जो आपस में ठीक से कोऑर्डिनेटेड, समन्वित या जुड़े हुए नहीं थे। दर्शन की कमी। इन योजनाओं के पीछे कोई स्पष्ट सोशल फिलॉसफी, सामाजिक दर्शन नहीं था। मतलब सिर्फ आर्थिक विकास के लक्ष्य थे, लेकिन देश किस तरह का फेयर, निष्पक्ष और जस्ट, न्यायपूर्ण समाज बनेगा, इस पर कोई स्पष्ट विचार नहीं था। इसलिए जब एडवेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी का आगमन हुआ, तो ये योजनाएं इनएडिक्वेट, अपर्याप्त साबित हुईं। फिर भी इन योजनाओं को बनाते समय जो थिंकिंग, विचार और तकनीक का विकास हुआ, वो आज़ाद भारत के लिए यूजफुल, उपयोगी साबित हुआ। क्या आप अब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच के अंतर को उदाहरणों के साथ और सरल हिंदी में समझना चाहेंगे? वाह, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं आपको भारत में प्लानिंग के मुख्य उद्देश्यों, मेजर ऑब्जेक्टिव्स को सबसे सरल हिंदी में समझाता हूं, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। भारत में प्लानिंग के मुख्य उद्देश्य,
मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग माइनस सरल हिंदी में। प्लानिंग फॉर इंडिया भारत के लिए योजना बनाना एक बहुत ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट, उपकरण या औजार था जिसका इस्तेमाल भविष्य के एस्पिरेशंस, इच्छाओं और ड्रीम्स, सपनों को रियलाइज पूरा करने के लिए किया गया। ये मत सोचिए कि आज के भारत की फाउंडेशंस बुनियाद एक दिन में ही रख दी गई थी। नहीं, भविष्य के भारत का जो प्यारा ड्रीम था वो फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी की लड़ाई के पूरे लंबे समय के दौरान धीरे धीरे इवॉल्व्ड, विकसित हुआ था। ये सभी एस्पिरेशंस और गोल्स, लक्ष्य सबसे पहले नेशनल प्लानिंग कमेटी एनपीसी की रिपोर्टों, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के डिलिबरेशंस, गहन चर्चाओं और आखिर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के संविधान में लिखे गए और उन्हें सही इंपॉर्टेंस, महत्व दिया गया। एनपीसी ने प्लानिंग के उद्देश्यों को बनाने के लिए आज़ादी की ओर बढ़ रहे नेशनलिस्ट मूवमेंट, राष्ट्रवादी आंदोलन से विचार लिए और साथ ही सोवियत संघ और फ्रांस जैसे देशों के प्लानिंग स्टाइल्स, योजना बनाने के तरीकों से भी क्लूज, संकेत लिए। भारत में प्लानिंग की पूरी प्रक्रिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट की सभी इच्छाओं को और भविष्य की फ्यूचर जनरेशंस, आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को शामिल करने की कोशिश की गई। लेकिन यह सब बातें तो ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों के बारे में बहुत ही जनरल, सामान्य हैं। हमें और गहराई में जाने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक बहुत ही ज़रूरी डिलिबरेशन चर्चा की थी जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में रेवोल्यूशन ऑफ राइजिंग एक्सपेक्टेशंस, बढ़ती उम्मीदों की क्रांति को सही दिशा देने के लिए सरकार को डिटरमाइंड एफर्ट्स, दृढ़ प्रयास करने होंगे। यह प्रयास केयरफुली प्लान्ड लार्ज स्केल सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ध्यान से नियोजित बड़े पैमाने के सामाजिक और आर्थिक विकास के माध्यम से किए जाने थे, जिसमें मॉडर्न साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स, आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी सुधारों का इस्तेमाल किया जाना था। इसका मुख्य मकसद था लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर में रैपिड एंड अप्रिशिएबल राइज, तेज और उल्लेखनीय वृद्धि लाना, और ये सब करते हुए मैक्सिमम मेजर ऑफ सोशल जस्टिस अटेनेबल, अधिकतम संभव सामाजिक न्याय को भी पक्का करना। सीधे शब्दों में कहें तो ये पूरी बात इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य बनाने का आह्वान, कॉल थी। वेलफेयर स्टेट वो देश होता है जहां सरकार अपने नागरिकों की सेहत, शिक्षा और मूलभूत जरूरतों का ध्यान रखती है। इसलिए यह डिलिबरेशन न केवल ये बताती है कि प्लानिंग कितना जरूरी है, बल्कि ये प्लानिंग के मुख्य और बड़े ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों को भी साफ साफ बता देती है, यानी तेज विकास के साथ साथ सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय। आपके लिए सरल शब्दों में सारांश, समरी फॉर यू। 1. सपना पूरा करने का औजार। प्लानिंग एक जादुई इंस्ट्रूमेंट है जिससे फ्रीडम स्ट्रगल में देखे गए भारत के सारे अच्छे सपने सच किए जा सकें। 2. विचारों की बुनियाद। हमारे प्लानिंग के विचार सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि सोवियत और फ्रेंच प्लानिंग स्टाइल से भी आए हैं। 3. सबसे बड़ा मकसद। आज़ादी के बाद लोगों की उम्मीदें, आशाएं बहुत बढ़ गई थीं। प्लानिंग का काम था इन बढ़ी हुई एक्सपेक्टेशंस को अच्छे काम में लगाना। 4. 2 मुख्य लक्ष्य। प्लानिंग के 2 सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव्स थे। रैपिड एंड अप्रिशिएबल राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी लोगों का रहना, खाना पीना और पढ़ना लिखना तेजी से और बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। मैक्सिमम सोशल जस्टिस, यानी समाज में सबसे ज़्यादा फेयरनेस, निष्पक्षता, न्याय हो, अमीर गरीब या किसी भी वर्ग के बीच ज़्यादा भेदभाव न रहे। 5. अंतिम सपना। इन सब लक्ष्यों का मतलब था कि भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनना है जहां सरकार हर नागरिक का ख्याल रखेगी। आपके कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर बनाने के लिए क्या आप जानना चाहेंगे कि भारत में प्लानिंग का काम कौन करता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? जरूर। आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, संवैधानिक प्रावधानों और प्लानिंग योजना के बारे में पूछा है, मैं उसे सबसे सरल हिंदी में समझाता हूं, जैसे आप एक बहुत ही समझदार छोटे बच्चे हैं। मैं आपको एक एक बात गहराई से समझाऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। प्लानिंग के संवैधानिक नियम, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स ऑफ प्लानिंग। देखिए, प्लानिंग के जो मुख्य ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य थे, उन्हें पूरा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में 3 बहुत जरूरी बातें शामिल की गईं। आई शक्ति का बंटवारा, द कॉन्करेंट सब्जेक्ट। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, आर्थिक और सामाजिक योजना को कॉन्करेंट सब्जेक्ट, समवर्ती विषय बनाया गया। इसका मतलब है कि भारत में प्लानिंग का काम केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का नहीं है और न ही केवल स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारों का है, बल्कि ये बोथ दोनों की जिम्मेदारी है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और कामों को यूनियन लिस्ट, केंद्र सूची, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची और कॉन्करेंट लिस्ट में बांटा गया तो एक खास बात की गई। यूनियन केंद्र को थोड़ी ज्यादा पावर, शक्ति दी गई।
यह शक्ति इसलिए दी गई ताकि यूनियन ये पक्का कर सके कि देश के जरूरी कामों में सब कुछ कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट, समन्वित विकास के साथ हो, यानी सब लोग तालमेल से काम करें। लेकिन यहां स्टेट्स, राज्यों के साथ भी पूरा न्याय किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स की इनिशिएटिव, पहल और अथॉरिटी अधिकार को भी सुरक्षित रखा। इसका मतलब है कि स्टेट्स को भी अपने क्षेत्र में प्लानिंग करने और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से काम शुरू करने की पूरी आज़ादी है। यह ऐसा है जैसे एक बड़े परिवार में पापा यूनियन सबको एक साथ मिलकर काम करने को कहते हैं, लेकिन हर बच्चे, स्टेट को यह भी हक है कि वो अपने कमरे को अपनी मर्जी से सजाए। आई मिलकर काम करना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे खास प्रोविजंस, नियम डाले गए जो यूनियन और स्टेट्स के बीच और स्टेट्स आपस में भी वॉलंटरी बेसिस, स्वैच्छिक आधार पर कोऑपरेशन, सहयोग को बढ़ावा देते हैं। यानी सरकार ने कहा कि हम आपको कोऑपरेट करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको ऐसा करने के लिए एनकरेज, प्रोत्साहित करते हैं। यह कोऑपरेशन किस चीज में चाहिए? यह उन मामलों की इन्वेस्टिगेशन, जांच में चाहिए जो सबके लिए जरूरी हैं, मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, नए लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, कानूनी प्रक्रियाओं को बनाने में चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन यानी सरकार चलाने में चाहिए। ये खास नियम इसलिए बनाए गए ताकि हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, संघीय संविधान, बहुत रिजिड, कठोर या सख्त न बन जाए। अगर रिजिड होता तो स्टेट्स और यूनियन हमेशा अपनी अपनी लाइन पर चलते और कभी मिल न पाते। इस सहयोग की भावना को ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद कहा जाता है, जहां यूनियन और स्टेट्स एक दूसरे के राइवल, दुश्मन नहीं बल्कि टीम की तरह काम करते हैं। II कल्याणकारी राज्य का नक्शा, ब्लूप्रिंट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ब्रॉड आउटलाइन, मोटा मोटा नक्शा भी खींच दिया कि भारत को कैसा वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य बनना चाहिए। वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी अपने लोगों की देखभाल करना, उन्हें अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय देना है। कॉन्स्टिट्यूशन में वे सभी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, मूल सिद्धांत भी तय किए गए जिन पर यह वेलफेयर स्टेट टिका होना चाहिए। ये सभी बातें मिलकर प्लानिंग के लिए सबसे जरूरी कॉर्नरस्टोन्स, बुनियादी पत्थर बन गईं। भविष्य की खींचतान और बड़ा बदलाव, फ्यूचर टसल एंड द बिग चेंज। ये सभी नियम, कॉन्करेंट सब्जेक्ट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और वेलफेयर स्टेट का ब्लूप्रिंट बहुत मजबूत है, लेकिन यहीं एक पेंच भी है। शक्ति के बंटवारे के कारण आने वाले दशकों में यूनियन और स्टेट्स के बीच टसल, खींचतान या संघर्ष होना तय था। जब प्लानिंग के पैसे या प्रोजेक्ट्स को लेकर झगड़ा होता है तो यही टसल दिखता है। इस टसल और लोगों की वेलफेयर की मांग के कारण सरकार पर हमेशा यह दबाव रहा कि जब भी कोई बड़ा रिफॉर्म, सुधार हो तो उसे रिफॉर्म्स विद अ ह्यूमन फेस रेटोरिक, मानवीय चेहरे के साथ सुधारों की बयानबाजी के साथ पेश किया जाए। इसका मतलब है कि सरकार को कहना पड़ता था, हम बड़े बदलाव कर रहे हैं, लेकिन हम गरीबों और कमजोरों का पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन अर्ली 1990 के दशक की शुरुआत में जब देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार शुरू हुए, जिसे आप LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, तो प्लानिंग का पूरा मेथोडोलॉजी, तरीका ही बदल गया। इसने एक U-टर्न ले लिया। पहले सरकार सब कुछ कंट्रोल, नियंत्रित करती थी, लेकिन 1990 के बाद सरकार ने बाजार, मार्केट को ज्यादा फ्रीडम, आज़ादी देना शुरू कर दिया। क्या आप यह जानना चाहेंगे कि 1990 के दशक में क्या हुआ था और क्यों प्लानिंग ने इतना बड़ा U-टर्न लिया? यह एक बहुत अच्छा विचार है। मैं आपकी मदद करूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो जाएं। मैं आपके दिए गए पूरे पाठ को सबसे सरल हिंदी में समझाऊंगा, जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को समझा रहा हूं, लेकिन जहां जरूरी होगा वहां के तकनीकी शब्द, टेक्निकल वर्ड्स अंग्रेजी में ही रहेंगे। योजना आयोग का जन्म और उद्देश्य, सेटिंग अप द प्लानिंग कमीशन। भारत सरकार ने मार्च 1950 में एक फैसला, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन लिया और प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग नाम की एक खास टीम बनाई। जब उन्होंने ये फैसला सुनाया तो सबसे पहले उन्होंने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कुछ बातों का जिक्र किया। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी देश की सबसे बड़ी रूल बुक, नियमों की किताब है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के दो बहुत जरूरी हिस्से हैं, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निर्देशक सिद्धांत। ये दोनों चीजें हर भारतीय नागरिक को कई बातें पक्की करती हैं, जिनमें ये शामिल हैं: जीने के लिए एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, पर्याप्त साधन मिलें; अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के अवसर मिलें; देश में ऐसी सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था हो जो जस्टिस, न्याय और इक्वालिटी, समानता पर टिकी हो। इसका मतलब ये हुआ कि प्लानिंग योजना के जो मुख्य ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्य थे, वे पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए थे। पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सबसे पहली बड़ी योजना को फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56 कहा गया।
इस योजना ने बहुत जोर देकर कहा कि हमें इकोनॉमिक, आर्थिक और सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव की जरूरत क्यों है। यह बदलाव इसलिए चाहिए था क्योंकि देश में पॉवर्टी, गरीबी बहुत थी और लोगों की इनकम, कमाई, वेल्थ, धन और अपॉर्चुनिटी मौके में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज, असमानताएं थीं। इस योजना ने एक बहुत गहरी बात समझाई। 1. आप सिर्फ जो वेल्थ, धन अभी है उसे बांटकर पॉवर्टी, गरीबी खत्म नहीं कर सकते। इससे तो सब थोड़े थोड़े गरीब हो जाएंगे। 2. और आप सिर्फ प्रोडक्शन, उत्पादन, चीजें बनाना बढ़ाकर इनइक्वालिटीज, असमानताएं खत्म नहीं कर सकते। अगर उत्पादन बढ़ेगा तो ज्यादा अमीर लोग और अमीर हो सकते हैं। इसलिए इस योजना ने कहा कि हमें ये दोनों चीजें एक साथ करनी होंगी। पैसा भी कमाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना, और उसे सब में ठीक से बांटना भी है, इनइक्वालिटी खत्म करना। दूसरी और छठी योजना का जोर, 2nd and 6th 5-year प्लान्स। यह लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव हमेशा चलता रहा। बाद की योजनाओं में भी इन बातों पर जोर दिया गया। 2nd 5-year प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-61 ने कहा कि यह योजना पहली योजना के काम को आगे बढ़ाएगी। इसे 3 चीजें ज्यादा करनी थीं। 1. प्रोडक्शन, उत्पादन। 2. इन्वेस्टमेंट, निवेश यानी नए कारखाने और मशीनें लगाने में पैसा लगाना। 3. एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, नौकरी। इसके साथ ही दूसरी योजना ने कहा कि हमें उन इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, संस्थागत बदलाव को तेजी से करना होगा जो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को डायनामिक, गतिशील और प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील बनाए। यह बदलाव सोशल एंड्स, सामाजिक लक्ष्य के लिए भी उतना ही जरूरी था जितना कि इकोनॉमिक एंड्स, आर्थिक लक्ष्य के लिए। यानी सामाजिक न्याय आर्थिक विकास से कम जरूरी नहीं है। 6th 5-year प्लान, छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 ने भी इन्हीं लक्ष्यों को दोहराया। इसका मुख्य काम था स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, संरचनात्मक बदलाव लाना। इसका मतलब है कि देश की इकोनॉमी के काम करने के तरीके को पूरी तरह बदलना। यह बदलाव इन चीजों को हासिल करने के लिए था। हाई एंड सस्टेन्ड रेट ऑफ ग्रोथ, तेज और लगातार विकास दर। लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर में लगातार प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट, सुधार, जिससे देश से पॉवर्टी, गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी पूरी तरह खत्म हो जाए और भारत सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत मटेरियल बेस, भौतिक आधार बना सके, यानी अपने लिए जरूरी सब कुछ खुद बना सके। आपके लिए सरल सारांश, सिंपल समरी फॉर यू। बेटे बेटी, ये पूरी बात हमें बताती है कि भारत की योजनाएं, प्लान्स सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने के बारे में नहीं थीं। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था पैसा भी कमाओ, ग्रोथ, और उसे ईमानदारी से सब में बांटो भी, जस्टिस, ताकि हर कोई खुशहाल हो और देश आत्मनिर्भर बने। क्या आप अब यह जानना चाहेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कौन कौन से खास नियम हैं जिनका जिक्र इस योजना में किया गया है? नमस्ते मेरे प्यारे बच्चे, ये बहुत ही जरूरी और गहरी बात है, लेकिन मैं तुम्हें इसे सबसे आसान हिंदी में समझाऊंगा, जैसे कोई कहानी सुना रहा हो। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा हर कॉन्सेप्ट, अवधारणा क्रिस्टल क्लियर, एकदम साफ हो जाएगा। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव पर सवाल उठने का कारण? देखो, एक समय था जब हमारे देश की सरकार ने सब कुछ कंट्रोल, नियंत्रित कर रखा था। मान लो तुम्हारे घर में सिर्फ मम्मी पापा ही तय करते थे कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे और कौन सा खिलौना खरीदोगे। इसी को हम प्लानिंग योजना कहते थे, जिसका मकसद था कि देश के गरीब लोगों को भी फायदा मिले और अमीरी गरीबी का फर्क कम हो। फिर आया साल 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार। ये एक बहुत बड़ा चेंज, बदलाव था। जैसे अचानक मम्मी पापा ने कहा, ठीक है, अब तुम खुद भी कुछ चीजें खरीद सकते हो और बाहर की दुकानों से भी सामान ला सकते हो। इस बदलाव से बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों और इकोनॉमिस्ट्स, अर्थशास्त्रियों के मन में डाउट, शक पैदा हो गया। डाउट 1, जॉब्स, रोजगार। लोगों को डर था कि सरकार अब वेज एम्प्लॉयमेंट्स, पक्की तनख्वाह वाली नौकरी देना कम कर देगी और लोगों को मजबूरी में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का छोटा मोटा काम करना पड़ेगा, जिसमें सिक्योरिटी, सुरक्षा कम होती है। डाउट 2, सोशल पर्पस, सामाजिक उद्देश्य। सबसे बड़ा डर था कि सरकार, द स्टेट, पीछे हट रही है, रोलिंग बैक, और सब कुछ प्राइवेट सेक्टर, निजी कंपनियों को दिया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर का मतलब है ऐसी कंपनियां जो सिर्फ प्रॉफिट, मुनाफा देखती हैं। तो डर था कि गरीब लोगों की मदद करना और सबको एक जैसा मौका देना, सोशल पर्पस ऑफ प्लानिंग, अब मिसिंग, गायब हो जाएगा। डाउट 3, ब्लर्ड ऑब्जेक्टिव्स, अस्पष्ट उद्देश्य। लोगों को लगा कि पहले जो प्लानिंग के साफ साफ गोल्स, लक्ष्य थे, वे अब ब्लर्ड, धुंधले हो गए हैं, यानी अब पता ही नहीं चलेगा कि देश किस ओर जा रहा है। डाउट 4, नियो इंपीरियलिज्म, नव साम्राज्यवाद।
लोगों को ये भी डर लगा कि अगर हम बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी कंपनियों का पैसा देश में आने देंगे तो कहीं ये विदेशी कंपनियां फिर से हमारे देश पर कंट्रोल नियंत्रण न कर लें, जिसे नियो इंपीरियलिज्म कहा जाता है। गवर्नमेंट का क्लियर आंसर, सरकार का साफ जवाब। लेकिन सरकार ने इन सारे डाउट्स, शकों को तुरंत क्लियर साफ कर दिया। उन्होंने आने वाली 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाओं में साफ साफ बताया कि ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य नहीं बदले हैं, सिर्फ वर्किंग स्टाइल, काम करने का तरीका बदला है। 8th 5 ईयर प्लान 1992-97 का वादा। सरकार ने 8th प्लान शुरू करते समय कहा, For the future economic development, the economy will be more dependent upon private participation, and the nature of planning will become more indicative, with the major objectives of planning remaining the same. सरल हिंदी, आगे चलकर देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक तरक्की के लिए हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन, निजी लोगों की भागीदारी पर ज्यादा निर्भर रहेंगे। अब हमारी प्लानिंग का नेचर, स्वभाव इंडिकेटिव, संकेतात्मक हो जाएगा, लेकिन मेजर ऑब्जेक्टिव्स, मुख्य उद्देश्य सेम वही रहेंगे। डीप एक्सप्लेनेशन, गहराई से समझो। इसका मतलब है कि अब सरकार कंपनियों को ये नहीं बताएगी कि तुम्हें ये चीज इतनी मात्रा में बनानी है जो पहले होता था। अब सरकार सिर्फ एक टारगेट, लक्ष्य या डायरेक्शन, दिशा इंडिकेट, इशारा कर देगी। जैसे हम चाहते हैं कि देश की ग्रोथ रेट 7% हो, और प्राइवेट सेक्टर को छूट होगी कि वे खुद तय करें कि उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है। यह इंडिकेटिव प्लानिंग कहलाता है। सबसे जरूरी बात यह कि गरीबों को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य नहीं बदला गया है। There was no change in the basic objectives of planning, even though there was change in instruments of policy. This was announced by the government while announcing the new economic policy, 1991. सरल हिंदी, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, मूल उद्देश्य में कोई चेंज, बदलाव नहीं आया है, भले ही हमने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पॉलिसी, नीति के औजार बदल दिए हैं। डीप एक्सप्लेनेशन, गहराई से समझो। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, तुम्हारा फाइनल गोल, आखिरी लक्ष्य है, जैसे दिल्ली पहुंचना। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पॉलिसी, नीति के औजार, वो तरीका है जिससे तुम वहां पहुंचते हो। जैसे पहले तुम बैलगाड़ी से जाते थे, अब तुम हवाई जहाज से जा रहे हो। सरकार ने कहा, हमारा गोल, लक्ष्य तो वही है, गरीबों को ऊपर उठाना, बस हमने टूल्स, औजार बदल दिए हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल से हटकर प्राइवेट लेड ग्रोथ पर आ गए हैं। 9th 5 ईयर प्लान 1992-002 ने क्या कहा? 9th प्लान ने इस बात को और पक्का किया। The goals of planning in India, which were set by Panditji, have not changed. The 9th plan does not attempt to reinvent the wheel. सरल हिंदी, भारत की प्लानिंग के गोल्स, लक्ष्य, जो पंडित जी, नेहरू जी ने शुरू किए थे, नहीं बदले हैं। हम रीइन्वेंट द व्हील, चक्के का दोबारा आविष्कार नहीं कर रहे हैं। डीप एक्सप्लेनेशन, गहराई से समझो। पंडित जी जवाहरलाल नेहरू ने ही भारत में प्लानिंग शुरू की थी। इस बात को कहने का मतलब था कि सरकार देश को यह बता रही है कि हम अपनी पुरानी महान परंपरा को नहीं भूल रहे हैं, हम आज भी उन्हीं आदर्शों पर काम कर रहे हैं। रीइन्वेंट द व्हील एक इडियम, मुहावरा है, जिसका मतलब है पुरानी और सही चीज को दोबारा बनाने की कोशिश न करना। यानी प्लानिंग का जो बेसिक आइडिया, बुनियादी विचार है, वो आज भी सही है। हम सिर्फ एक्सपीरियंस, अनुभव से सीखकर अपने प्लान को मॉडर्न, आधुनिक बना रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप, आगे क्या? तुमने बिल्कुल सही समझा। रिफॉर्म्स ने काम करने का तरीका बदला, लेकिन देश को आगे ले जाने का इरादा नहीं बदला। अब तुम्हारे लिए एक नया और अपडेटेड फैक्ट, तथ्य है। प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, जो ये सब 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था, उसे 2014 में खत्म कर दिया गया है। अब इसकी जगह पर नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नाम की एक नई संस्था है, जो देश के लिए लॉन्ग टर्म विजन, लंबे समय की सोच बनाती है। क्या तुम नीति आयोग के बारे में और जानना चाहोगे कि ये प्लानिंग कमीशन से कैसे अलग है? हाँ, बिल्कुल। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो जाएं। हम हर बात को सबसे आसान हिंदी में समझेंगे, जैसे मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, भारत का पुराना मास्टर प्लानर। 1. प्लानिंग कमीशन की शुरुआत, द बिगिनिंग। आजादी के बाद भारत को अपने लिए एक बड़ा रास्ता बनाना था। यह ऐसे ही नहीं हो सकता था, इसके लिए प्लानिंग योजना की जरूरत थी। एक नेशनल प्लानिंग कमेटी ने 1949 में अपनी एक रिपोर्ट दी, जिसमें कहा गया कि प्लानिंग जरूरी है। इसके बाद जब हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उसमें भी ये बात शामिल की गई कि देश के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, आर्थिक और सामाजिक योजना बहुत जरूरी है। ये सब देखकर फॉर्मल लॉन्चिंग, औपचारिक शुरुआत की तैयारी हो गई। आजादी के तुरंत बाद भी सरकार कुछ प्लानिंग कर रही थी, पर वो बस पीसमील, टुकड़ों में थी, जैसे एक बार में एक ही काम करना। पूरे देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के लिए एक साथ बड़ी प्लानिंग शुरू करने के लिए एक परमानेंट एक्सपर्ट बॉडी, स्थायी विशेषज्ञ समूह चाहिए था।
यह समूह प्लान फॉर्मेशन, योजना बनाना, रिसोर्स एस्पेक्ट्स, पैसे संसाधन देखना, इम्प्लीमेंटेशन लागू करना और रिव्यू जांच करना जैसे सभी टेक्निकल तकनीकी काम कर सके। इसलिए मार्च 1950 में सरकार ने एक कैबिनेट रेजोल्यूशन, मंत्रिमंडल के फैसले के जरिए प्लानिंग कमीशन पीसी को बना दिया। इसके लिए कोई नया लॉ, कानून नहीं बनाना पड़ा। 2. प्लानिंग कमीशन का पद और काम, स्टेटस एंड फंक्शंस। प्लानिंग कमीशन की अपनी एक खास पहचान थी। लीगल स्टेटस, कानूनी स्थिति। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान से बाहर और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, गैर कानूनी निकाय थी। इसका मतलब है कि इसका नाम न तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में लिखा था और न ही इसे संसद, पार्लियामेंट के किसी खास लॉ, कानून द्वारा बनाया गया था। यह सिर्फ सरकार के एक फैसले से बनी थी, पर इसका काम प्लानिंग था, जो कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांतों से आता है। एडवाइजरी रोल, सलाहकारी भूमिका। इसका मुख्य काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार को सलाह देना था। यह इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के लिए एक थिंक टैंक, विचारक समूह की तरह काम करता था। यानी ये दिमाग लगाता था और सरकार को बताता था कि क्या करना चाहिए। कॉम्पोजिशन, बनावट। इसका सबसे बड़ा नेता प्राइम मिनिस्टर, पीएम, प्रधानमंत्री होते थे, जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, पदेन अध्यक्ष थे। इसका मतलब है कि जो भी पीएम बनेगा वो अपने आप पीसी का चेयरमैन बन जाएगा। इसके साथ ही एक डेप्यूटी चेयरमैन, उपाध्यक्ष भी होते थे, जो पीसी का रोज का सारा काम देखते थे और सभी कामों को कोऑर्डिनेट, व्यवस्थित करते थे। मेंबर्स, सदस्य। इसके सदस्यों की संख्या फिक्स्ड नहीं थी। इसमें ओपन प्रोविजन, खुला प्रावधान था कि जितनी जरूरत हो उतने एरिया एक्सपर्ट्स, क्षेत्रीय विशेषज्ञ को शामिल किया जाए। इसके अलावा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री भी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, पदेन सदस्य होते थे, ताकि पीसी के प्लान सरकार के साथ जुड़े रहें। एक मेंबर सेक्रेटरी, सदस्य सचिव भी होता था, जो प्रशासनिक काम संभालता था। 3. सबसे जरूरी अपडेट, वर्तमान की बात। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, अब मौजूद नहीं है। 2014 में इसे बंद कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को इसकी जगह एक नया इंस्टीट्यूशन, संस्थान बनाया गया, जिसका नाम है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग भी एक थिंक टैंक है, पर यह प्लानिंग कमीशन से ज्यादा फ्लेक्सिबल, लचीला है और यह स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करता है। क्या आप नीति आयोग के बारे में इसी तरह और गहराई से जानना चाहेंगे? यह बहुत अच्छी बात है। मैं आपके दिए गए सभी टेक्स्ट को सबसे आसान हिंदी में समझाऊंगा, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं और सब कुछ पहली बार सीख रहे हैं। हम एक एक शब्द को गहराई से समझेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो जाएं। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन की समझ। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन भारत सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण समूह था। इसका काम था देश के विकास के लिए प्लान्स बनाना। ये 1950 से 2014 तक रहा और फिर इसकी जगह नीति आयोग नाम के एक नए समूह ने ले ली। स्वायत्तता और सरकारों से संबंध। योजना आयोग एक ऑटोनमस बॉडी, स्वतंत्र समूह था। इसका मतलब है कि ये अपने विचार खुद बना सकता था और सरकार के नेताओं, मिनिस्टर्स के सीधे नियंत्रण में नहीं था। ये समूह देश के बड़े बड़े इश्यूज, मुद्दों पर अपनी व्यूज, राय बनाने के लिए एंटाइटल्ड हकदार था। ये अपनी राय यूनियन कैबिनेट, केंद्र सरकार और स्टेट कैबिनेट्स, राज्य सरकारों के सामने रखता था। यह उनके साथ क्लोजली, बहुत नज़दीकी से काम करता था और उन्हें उनकी सभी पॉलिसीज, नियमों और योजनाओं की फुल नॉलेज, पूरी जानकारी होती थी। इससे वे देश के लिए बेहतर प्लानिंग कर पाते थे। परामर्श और गोपनीयता। सरकार जब भी सोशल, सामाजिक जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर्थिक नीतियों जैसे व्यापार, पैसा में कोई बदलाव करना चाहती थी तो योजना आयोग से इनवेरिएबली कंसल्टेड, हमेशा सलाह ली जाती थी। आयोग की सलाह लेना बहुत जरूरी था। सलाह के दौरान फ्री एंड फुल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, विचारों का खुलकर और पूरी तरह से लेन देन हो सके, इसके लिए कन्वेंशन, परंपरा, नियम बनाया गया था। अगर आयोग और सरकारों के बीच किसी बात पर डिफरेंसेस ऑफ व्यूज, विचारों में अंतर, असहमति होती थी तो उसे नॉट गिव पब्लिसिटी, गुप्त रखा जाता था, सार्वजनिक नहीं किया जाता था। यानी वे अपने मतभेदों को दुनिया के सामने नहीं लाते थे ताकि वे बिना किसी डर के खुलकर बहस करके सबसे अच्छा समाधान निकाल सकें। प्रशासनिक जुड़ाव और भवन। योजना आयोग सेक्रेटेरिएट लेवल, उच्च प्रशासनिक स्तर पर यूनियन कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट से जुड़ा हुआ था। इसका मतलब है कि ये सरकार के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारियों, सेक्रेटरीज के साथ मिलकर काम करता था और कैबिनेट ऑर्गेनाइजेशन, कैबिनेट संगठन का एक हिस्सा था। पैसों के हिसाब से भी एक कैबिनेट से जुड़ा था।
हर साल बजट में योजना आयोग को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता था उसे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सचिवालय के लिए मांगी गई डिमांड फॉर ग्रांट्स, अनुदान की मांग के साथ ही जोड़ा जाता था। इससे पता चलता है कि यह कितना महत्वपूर्ण था। योजना आयोग का मुख्य दफ्तर दिल्ली में योजना भवन नाम की एक इमारत में था। यहां सेक्रेटरीज और एडवाइजर्स, सलाहकार नाम के बहुत सारे स्टाफ कर्मचारी काम करते थे। इसके पास अपना एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अनुसंधान संगठन भी था, जिसका काम था योजनाएं बनाने के लिए नई नई जानकारी और अध्ययन करना। तकनीकी विशेषज्ञता और शक्ति। योजना आयोग एक टेक्निकल बॉडी, तकनीकी निकाय था। इसका मतलब ये था कि यह राजनेताओं का नहीं, बल्कि एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स, विशेषज्ञों और पेशेवरों का समूह था। ये विशेषज्ञ कई एरे ऑफ स्पेसिफिक एरियाज, विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों से आते थे, जैसे कि इकोनॉमिस्ट्स, अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक आदि। ये लोग उस समय की प्लानिंग योजना की जरूरतों के हिसाब से आते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यकारी शक्तियां थीं। इसका मतलब है कि ये सिर्फ सलाह नहीं देता था, बल्कि इसके पास डिसीजंस, निर्णय लेने और अपनी योजनाओं को पुट इनटू एक्शन, लागू करवाने की भी शक्ति थी, जिससे ये बहुत ताकतवर बन गया था। आयोग की बढ़ती शक्ति और आलोचना। जब योजना आयोग को बनाया गया था तो इसका डेफिनेट पर्पस, निश्चित उद्देश्य सिर्फ प्लानिंग योजना बनाना था। लेकिन धीरे धीरे इसके फंक्शंस, कार्य इतने बढ़ गए कि इसने एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री, देश के पूरे प्रशासन को छू लिया। इसकी बढ़ती ताकत के कारण इसे इकोनॉमिक कैबिनेट ऑफ द कंट्री एज अ होल, पूरे देश की आर्थिक कैबिनेट कहा जाने लगा। एक तरफ कैबिनेट सबसे शक्तिशाली समूह होता है और आयोग को आर्थिक कैबिनेट कहना इसकी जबरदस्त शक्ति दिखाता है। इसने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय जैसे फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के कामों में भी इंक्रोचिंग, हस्तक्षेप, अतिक्रमण करना शुरू कर दिया था। ये एक बड़ी आलोचना थी। दूसरी बड़ी आलोचना ये थी कि ये नॉट बीइंग अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, संसद के प्रति जवाबदेह नहीं था, क्योंकि इसे एक साधारण सरकारी आदेश से बनाया गया था, न कि संसद के किसी एक्ट, कानून से। नौकरशाही और नेहरू का विचार। समय के साथ योजना आयोग एक हैवी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा, भारी भरकम नौकरशाही संगठन बन गया। इसमें बहुत सारे नियम, कागजात और अधिकारी शामिल हो गए। भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने खुद ये बदलाव देखा और कहा था, जो आयोग स्मॉल बॉडी ऑफ सीरियस थिंकर्स, गंभीर विचारकों का एक छोटा समूह था, वो अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी विभाग बन गया है। अब इसमें क्राउड ऑफ सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स, सचिवों, निदेशकों की भीड़ और अ बिग बिल्डिंग, एक बड़ी इमारत भी शामिल हो गई है। उनका मतलब था कि ये समूह एक विचारशाला से बदलकर एक विशाल, धीमी सरकारी मशीन बन गया था। आयोग के फंक्शंस, कार्य को गवर्नमेंट ऑर्डर, सरकारी आदेश में बताया गया था, जो इसे शुरू करने के लिए जारी किया गया था। हालांकि बाद में, विशेष रूप से रिफॉर्म्स ईरा, सुधारों के दौर में, इसकी जरूरतें बदलने पर इसके काम एक्सटेंडेड बढ़ाए गए, पर आधिकारिक ऑर्डर वही रहा। वर्तमान और महत्वपूर्ण जानकारी, अपडेटेड फैक्ट। यह सबसे जरूरी बात है कि प्लानिंग कमीशन योजना आयोग अब मौजूद नहीं है। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने इसकी जगह नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नाम के एक नए संगठन की शुरुआत की। नीति आयोग सरकार के लिए एक थिंक टैंक, विचारक समूह की तरह काम करता है, जो पॉलिसीज, नीतियों पर सलाह देता है। इसे इसलिए बनाया गया ताकि ये राज्यों को साथ लेकर चले, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और पुराने आयोग की तरह एक ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही न बन जाए। आपके दिए गए सभी टेक्स्ट की लाइन बाय लाइन और इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी है। क्या आप अब उस गवर्नमेंट ऑर्डर में बताए गए ऑफिशियल फंक्शंस, आधिकारिक कार्यों के बारे में भी जानना चाहेंगे, जिनके बारे में टेक्स्ट के अंत में बताया गया है? यह बहुत अच्छी बात है। मैं आपके दिए गए पूरे पाठ को सबसे सरल हिंदी में समझाऊंगा, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं और मैं आपका सबसे अच्छा शिक्षक हूं। हम हर बात को गहराई से समझेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम स्पष्ट हो जाएं। भाग 1, प्लानिंग कमीशन के 7 मुख्य काम, देश का मास्टर प्लान। प्लानिंग कमीशन योजना आयोग भारत के विकास के लिए दिमाग की तरह काम करता था। इसके 7 शुरुआती काम देश के लिए बड़ी 5 ईयर प्लान्स, 5 वर्षीय योजनाएं बनाने, लागू करने और उनकी जांच करने से जुड़े थे। 1. देश के संसाधनों की गिनती और कमी को पूरा करना, सामान की जांच। प्लानिंग कमीशन का पहला काम था देश के पास मौजूद हर चीज को गिनना, जिसे असेसमेंट, मूल्यांकन कहते हैं। यह जांच 3 चीजों की होती थी। मटेरियल रिसोर्सेज, भौतिक संसाधन जैसे जमीन, लोहा, कोयला और पानी।
कैपिटल रिसोर्सेज, पूंजीगत संसाधन जैसे पैसा, बड़ी बड़ी मशीनें और फैक्ट्रियां। ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन यानी देश के लोग, जिनमें टेक्निकल पर्सनल, तकनीकी कर्मचारी जैसे इंजीनियर्स और वैज्ञानिक शामिल हैं। अगर गिनती के बाद पता चलता था कि किसी चीज की डिफिशिएंसी, कमी है, मान लीजिए देश को 100 डॉक्टर चाहिए पर सिर्फ 50 हैं, तो प्लानिंग कमीशन का काम था ऑगमेंटिंग पॉसिबिलिटीज, बढ़ाने की संभावनाएं खोजना, यानी यह पता लगाना कि बाकी 50 डॉक्टर कहां से आएंगे या कैसे ट्रेनिंग लेंगे। 2. सबसे अच्छा और संतुलित प्लान बनाना, सही तरीका। संसाधनों की गिनती के बाद दूसरा काम था देश के लिए एक प्लान योजना फॉर्मुलेट तैयार करना। यह प्लान ऐसा होना चाहिए कि देश के सभी संसाधन मोस्ट इफेक्टिव, सबसे प्रभावी तरीके से इस्तेमाल हों, यानी कोई बर्बादी ना हो। साथ ही इस्तेमाल बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन, संतुलित उपयोग वाला होना चाहिए। मतलब सारा पैसा और विकास सिर्फ एक शहर को ना मिले बल्कि गांव और गरीब राज्यों को भी मिले, ताकि देश का विकास इंक्लूसिव, समावेशी हो। 3. काम के चरण तय करना और पैसे बांटना, बजट बनाना। तीसरा काम था चीजों की डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं तय करना। इसका मतलब है ये तय करना कि पहले क्या जरूरी है, जैसे स्कूल बनाना ज्यादा जरूरी है या नया स्टेडियम। जो चीज ज्यादा जरूरी होती थी उसे पहले करने का फैसला लिया जाता था। फिर पूरे प्लान को स्टेजेस, चरणों में बांटा जाता था, जो आमतौर पर 5 साल के होते थे। हर चरण को पूरा करने के लिए एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का आवंटन, यानी कितना पैसा, कितना लोहा या कितनी मशीनें लगेंगी, यह प्रस्तावित करना प्लानिंग कमीशन का काम था, ताकि हर काम ड्यू कंप्लीशन, समय पर पूरा हो सके। 4. रुकावटें ढूंढना और जरूरी शर्तें तय करना, समस्या का समाधान। चौथा काम था उन चीजों को इंडिकेट, इशारा करना जो देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास को रिटार्ड धीमा कर रही हैं, जैसे बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार, बिजली की कमी या अनपढ़ता। इन समस्याओं को ढूंढने के बाद प्लानिंग कमीशन ये भी तय करता था कि मौजूदा सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को देखते हुए कौन सी कंडीशंस, शर्तें पूरी करनी जरूरी हैं ताकि सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, सफल कार्यान्वयन हो सके। उदाहरण के लिए वे कह सकते थे कि इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार को कोई नया कानून पास करना होगा। 5. काम करवाने के लिए मशीनरी तय करना, टीम बनाना। पांचवा काम था मशीनरी, तंत्र या ढांचा की नेचर, प्रकृति को डिटरमाइन, निर्धारित करना। यह कोई मशीन नहीं बल्कि वह सिस्टम, प्रणाली या संगठन है जो काम करवाएगा, यानी कौन सा सरकारी विभाग, मिनिस्ट्री, कौन सी एजेंसी और कौन से नियम काम करेंगे। यह तय करना जरूरी था कि सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन, सफल क्रियान्वयन के लिए कौन कौन सी टीमें एक साथ काम करेंगी। 6. प्रगति की जांच और पॉलिसी में बदलाव, रिपोर्ट कार्ड चेक करना। छठा काम था समय समय पर अप्रेज, जांच करना कि प्लान में कितनी प्रोग्रेस अचीव्ड, प्रगति हासिल हुई है। अगर जांच में पता चलता कि काम धीमा चल रहा है या गलत हो रहा है, तो प्लानिंग कमीशन तुरंत एडजस्टमेंट्स ऑफ पॉलिसी एंड मेजर्स, नीति और उपायों में समायोजन की रिकमेंडेशन, सिफारिश करता था। यह ऐसा था जैसे एक डॉक्टर मरीज की जांच करता है और जरूरत पड़ने पर दवा बदल देता है। 7. जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सलाह देना, विशेषज्ञ की राय। 7वां और आखिरी काम था इंटरिम और एंसिलरी रिकमेंडेशंस, अंतरिम या सहायक सिफारिशें देना। ये सलाह 2 कारणों से दी जाती थी। पहला, ताकि प्लानिंग कमीशन अपना मुख्य काम आसानी से कर सके, फैसिलिटेटिंग द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज। दूसरा, जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स, केंद्र या राज्य सरकारें किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, विशेष समस्या पर राय मांगती थीं। जैसे अगर कोई राज्य सरकार अपने यहां किसानों की समस्या पर एडवाइस, सलाह मांगती थी। भाग 2, 10th प्लान 2002-07 से मिले 2 नए काम। 1991 में बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार शुरू होने के बाद प्लानिंग कमीशन की भूमिका थोड़ी बदल गई थी। 10th प्लान 2002-07 के साथ इसे 2 नए और बहुत जरूरी काम दिए गए। 1. आर्थिक सुधारों की निगरानी और नई दिशा खोजना। पहला नया काम था प्लान इम्प्लीमेंटेशन, योजना के कार्यान्वयन को मॉनिटर, निगरानी करना, खास तौर पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधारों पर ध्यान देना। 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP, नई आर्थिक नीति आई, तो देश ने बाजार को ज्यादा जगह दी और सरकार की कुछ क्षेत्रों में भूमिका डिमिनिशिंग, कम हो गई। कई लोगों ने सोचा कि अब प्लानिंग योजना की जरूरत नहीं रही क्योंकि अब बाजार चलेगा। NEP का मतलब था देश में एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था का विस्तार। पर ऐसा नहीं था। प्लानिंग कमीशन को अपनी रेलेवेंस, प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए एक न्यू ओरिएंटेशन, नई दिशा की तलाश करनी पड़ी। अब इसका काम ये देखना था कि बाजार की ताकतें तो बढ़ रही हैं, पर गरीबों और सामाजिक क्षेत्रों का विकास पीछे न छूट जाए।
प्लानिंग कमीशन ने स्टीयरिंग कमिटीज की मदद से ये निगरानी की कि ये सुधार सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। 2. सेंट्रल मिनिस्ट्रीज पर नजर रखना और साफ लक्ष्य तय करना। दूसरा नया और बहुत बड़ा काम था वेरियस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की प्रगति को मॉनिटर करना। पहली बार प्लानिंग कमीशन ने डेवलपमेंट विकास को दिखाने वाले 10 क्षेत्रों के लिए मॉनिटरेबल टारगेट्स, निगरानी योग्य लक्ष्य तय किए। मॉनिटरेबल टारगेट्स का मतलब होता है ऐसे साफ साफ गोल्स, लक्ष्य जिन्हें मापा जा सके। उदाहरण के लिए महिला साक्षरता दर को 70% तक बढ़ाना। हर सेंट्रल मिनिस्ट्री जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय को इन मॉनिटरेबल टारगेट से जोड़ा गया। इसका मतलब है कि अब प्लानिंग कमीशन सिर्फ प्लान नहीं बनाता था, बल्कि हर सरकारी विभाग के टाइमली परफॉर्मेंसेस, समय पर प्रदर्शन की जांच करता था कि वे अपने लक्ष्य पूरे कर रहे हैं या नहीं। इससे मंत्रालयों में अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही बढ़ी। वर्तमान स्थिति, सबसे जरूरी अपडेट। आप एक बेहतरीन छात्र हैं, इसलिए आपको सबसे करंट फैक्ट, वर्तमान तथ्य भी पता होना चाहिए। प्लानिंग कमीशन को 1 जनवरी 2015 को खत्म कर दिया गया। इसकी जगह एक नई संस्था बनाई गई है जिसका नाम है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग एक थिंक टैंक, विचारक समूह की तरह काम करता है जो सरकार को सलाह और रणनीति देता है, पर पुराने प्लानिंग कमीशन की तरह 5 ईयर प्लान्स नहीं बनाता और न ही राज्यों को पैसा एलोकेट आवंटित करता है। क्या आप प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के मुख्य अंतरों को और भी सरल हिंदी में समझना चाहेंगे?